स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हेडिंग से हम देखेंगे कि क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बोन, ठीक है। और आर्थ ARTHR इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। फिर आइटिस, आइटिस क्या हो गया हमारा, इन्फ्लेमेशन। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में पहले बताया था कि इन्फ्लेमेशन होगा जिसमें भी आइटिस आएगा। तो ये बोन में से रिलेटेड टॉपिक है और जॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसके अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। मतलब कि डिजेनरेटिव मतलब होता है कि धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाएगा। जो जॉइंट का जो पोर्शन है वो प्रोग्रेसिवली जो है वो डिजेनरेट होने लगेगा। जॉइंट डिजीज से पता चल रहा है कि ये जॉइंट से रिलेटेड है और अकर्स व्हेन स्मूथ कार्टिलेज जॉइंट सरफेस वियर्स आउट। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक डायग्राम है ये, तो ये हेल्थी जॉइंट है, ठीक है। इसमें कार्टिलेज बिल्कुल सही से है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट है। इसमें कार्टिलेज जो है ख़राब सा हो गया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, बोन जो है पूरी वो हो चुकी है। मतलब पूरा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का अच्छे से शो किया गया है। इसमें जो जैसे कि नी जॉइंट का बताया है, तो जैसे कि हम चलते हैं तो हमारी जो बोन नी जॉइंट होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है इसमें, और ये रगड़ खाता है आपस में। जो ये टीबिया के कॉन्डाइल्स एपिकॉन्डाइल्स जो और ये फीमर के जो एपिकॉन्डाइल्स हैं ये आपर में घिसते हैं। तो ये जो कार्टिलेज है वो तरीके से इनको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे ये फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, स्मूथली वर्क करता रहे नी जॉइंट हमारा। अब क्या होगा कि जब ये कार्टिलेज ही ख़राब हो जाएगा, इरोड होने लग जाएगा, तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो है ये पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक मतलब जॉइंट डिजीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ बोला है कि एक ऐसी कंडीशन है सैनोवियल जॉइंट्स में जिसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो ख़राब होने लग जाता है, जिससे कि जॉइंट जो है अलग ही उसमें हो जाने लगा, अलग ही उसका वो अलग ही मॉडलिंग उसकी होने लग जाती है, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि पहले तो कार्टिलेज डिग्रेड होने लगेगा। जो कार्टिलेज है वो डिग्रेड होने लगेगा। ये जो जैसे कि ये नी जॉइंट है, ठीक है, इसका जो ये कार्टिलेज है ये किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से ये हट जाएगा। तो ये दोनों आपस में जो है फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और यहाँ पे स्पेस बनने लग जाएगा। स्पेस, जॉइंट का स्पेस बनने लग जाता है। जैसे किसी की ट्रॉमा या किसी की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है या फिर न्यूट्रोफिल्स आगे वो होने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो बोन जो होती है उसका, जैसे इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है कि रिमॉडलिंग ऑफ बोन ड्यू टू एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू में और आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या हुआ कि कॉन्ड्रोसाइट्स का एकदम से एक्टिव रिस्पॉन्स होने लगा, एकदम से ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्ट करने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम्स रिलीज होंगे फ्रॉम दीज सेल्स, ब्रेक डाउन कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। अब क्या हुआ, पहले कॉन्ड्रोसाइट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है एक्टिव हुए, फिर एंजाइम्स रिलीज होंगे तो जो कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होगा। तो मेन हम देख रहे हैं कि वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, उसकी पूरी वो क्या चीज़ की वजह से हो रहा है। कोई ट्रॉमा है या कोई इंजरी है या कभी कभी ओल्ड एज की वजह से भी होने लग जाता है, क्योंकि जो पूरी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ तक हमारी बॉडी पूरी काम करती है। तो एज ज़्यादा हो जाती है तो भी होने लग जाता है। फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि कार्टिलेज क्यों ख़राब हो रहा है, ठीक है, वो रिस्क फैक्टर भी होता है। तो रिस्क फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एज भी आ सकता है, जेनेटिक्स भी आ सकता है,
या फिर कोई इंजरी हुई हो, खेलते खेलते बच्चे को चोट लग जाती है घुटनों में, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगा। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पॉइंट है द एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइंग सबकॉन्ड्रल बोन, जैसे सबकॉन्ड्रल बोन जो है वो बाहर आ जाती है, रिजल्ट्स इन स्क्लेरोसिस, जिससे स्क्लेरोसिस हो जाता है, फॉलोड बाय रिएक्टिव रिमॉडलिंग चेंजेस। इनकी वजह से जो है बोन, सबकॉन्ड्रल बोन एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स और सबकॉन्ड्रल बोन सिस्ट बनने लग जाते हैं। अब क्या होगा कि द जॉइंट स्पेस इज प्रोग्रेसिवली लॉस्ट ओवर टाइम, अब जॉइंट की स्पेस जो है वो लॉस्ट होने लगेगी। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज, remodeling of bone due to active response of chondrocytes in the articular cartilage and inflammatory cells in the surrounding tissues. Release of enzymes from these cells break down collagen and proteoglycans, destroying articular cartilage. फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसके रिस्क फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे। देखो वो रिस्क फैक्टर्स आ गए कि एक तो ओल्ड एज, ठीक है, जैसे कि कुछ जो लोग 60 से अबव या फिर 40-50 से अबव होते हैं, उनके जो है ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं मेल्स से। ठीक है, नेक्स्ट है ओबेसिटी। ऑब्वियसली जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिसका वेट जो है ज़्यादा होगा उसको बोन्स में जो है ज़्यादा वो होगा, मतलब जिसका वेट ज़्यादा होगा फिर बोन्स में ज़्यादा वेट होगा, फिर वो इतना बियर कैसे करेंगे नी जॉइंट उस वेट को, तो ओबेसिटी भी एक रीज़न है। फिर जॉइंट इंजरी, किसी को पहले से कोई जॉइंट इंजरी हो, ठीक है, ये रिस्क ये हो सकता है फैक्टर इसका कार्टिलेज ख़राब होने का। नेक्स्ट रिपीटेड स्ट्रेस ऑन जॉइंट, जैसे कि कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं बार बार, जैसे फार्मर्स होते हैं, तो जॉइंट में जितना ज़्यादा वो लगेगा स्ट्रेस, तो कार्टिलेज पे जो है असर इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर जेनेटिक भी इसका कॉज हो सकता है कि जीन्स में कुछ हो पहले से ही। फिर है बोन डिफॉर्मिटीज़, जैसे बोन लेग्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके कॉजेज़ हैं। और नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ में क्या आ गया, हीमाक्रोमाटोसिस। हीमाक्रोमाटोसिस जी क्या होता है, एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें आयरन के जो सॉल्ट्स होते हैं वो टिश्यूज़ में जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और क्या होता है कि उससे लिवर डैमेज हो जाता है या डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, उससे मतलब स्किन में जो है ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट में जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। ठीक है, एक तो उसमें उसको पेन हो रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कोर्स क्रेपिटस, मतलब उसमें जो है आवाज़ सी आए, कुछ उसको सेंसेशन सी होगी, जैसे कि खुरदुरा सा होता है ना। कोर्स का मतलब क्या होता है, खुरदुरा, तो उसको उस पेशेंट को सेंस होगा ऐसे कुछ आवाज़ सी आ रही चलने में, मतलब खुरदुरा सा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कार्टिलेज नहीं है तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा ही बोन्स के बीच में। फिर जॉइंट जो है वो स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, और मसल्स स्टिफ हो जाएंगी। ठीक है, और जॉइंट जो है वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, और टेंडरनेस, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। डायग्नोसिस कैसे होगा इसका, इसमें जो है ज़्यादातर एक्सरेज के लिए बोला जाता है, क्योंकि एक्सरेज में हम पता लगा लेते हैं जॉइंट स्पेस देके कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। ठीक है, और एमआरआई इसलिए नहीं देते क्योंकि एमआरआई थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। वैसे एमआरआई में भी अच्छे से हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट को है या नहीं, बट एक्सरे से जब पता चल रहा है तो क्यों फालतू में एमआरआई के लिए बोलना। ठीक है, तो वैसे तो हम सारे टेस्ट इसमें दे रखे हैं कि एक्सरेज में क्या होगा कि इसमें बोन के स्पर्श देखने को मिलेंगे जॉइंट में। ठीक है, एक्सरेज में हमको जॉइंट का स्पेस देखने को मिलेगा कि वो है ही नहीं, ऑस्टियोफाइट देखने को मिलेगा, सबकॉन्ड्रल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और सबकॉन्ड्रल सिस्ट देखने को
मिलेगी। ठीक है, तो जो ये एक्सरे है, ये ध्यान रखना, इसमें जो है 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट का स्पेस है वो नहीं होगा। ठीक है, और एक ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोफाइट देखने को मिलेगा। सबकॉन्ड्रल डिस्ट्रक्शन और सबकॉन्ड्रल सिस्ट, ये 2 चीज़ें और ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एमआरआई। एमआरआई में वही है कि इसमें हमको डिटेल्ड इमेज ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज में देखने को मिलेंगे, इसमें और क्लैरिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद लैब टेस्ट में देखेंगे तो एक ब्लड टेस्ट है, वैसे ब्लड टेस्ट तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ से पता चल जाता है कि है कि नहीं है। दूसरा है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, इसमें फ्लूइड लिया जाता है उस पेशेंट का जिस जॉइंट में उसके अफेक्टेड है, उस जॉइंट का जो है फ्लूइड ले करके देखते हैं कि, क्योंकि हमको देखना है ना कि कहीं गोट ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। हमको लग रहा है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और होगा उसको गोट या कोई इन्फेक्शन, तो इसलिए हम एक बार उसका फ्लूइड लेके जो है एनालिसिस करते हैं कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ESR। ESR क्या होता है? इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें जो है ब्लड टेस्ट लिया जाता है जिससे कि हमको पता चल जाता है कि पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है वो 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है उस ब्लड टेस्ट में कि अगर हम देखते हैं कि मैन का जो होता है वो 0 से 22 मिलीमीटर पर आर, ठीक है, और वुमेन का कितना होगा 0 से 29 mm पर आर। ठीक है, ये वुमेन का है, ये मैन का है और ये वुमेन का है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज इसका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम। पहले हमको देखना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है कि कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, देखो एज के साथ साथ भी डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जितना ज़्यादा पेशेंट ओल्ड एज में आता जाएगा उसका कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता जाएगा। एज भी एक फैक्टर है। ठीक है, दूसरा उसकी जॉइंट इंजरी, ऐसे करके। तो हम ट्रीटमेंट जो देंगे हम 2 प्रिंसिपल याद रखेंगे कि एक तो हमें वो डिजीज़ को डिले करना है कि वो बहुत देर बाद हो। दूसरा हम कोशिश करेंगे कि इसको रिहैबिलिटेशन देंगे, लाइक ब्रेसेस देंगे। ठीक है, पेशेंट को। मेथड इसका ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव 2 मेथड है। ऑपरेटिव में क्या होगा, ऑस्टियोटॉमी होगी। ऑस्टियोटॉमी में क्या होता है कि बोन को जो है एक कट कर देते हैं, सर्जिकल कटिंग होती है बोन की, जिससे कि हम उसको रीअलाइनमेंट देते हैं तरीके से दोबारा से। तो उस जॉइंट में जो ऑस्टियोटॉमी करेंगे जिससे कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को देंगे हम। ठीक है, उसके बाद जॉइंट रिप्लेस कर देंगे। इसमें क्या होगा कि जॉइंट रिप्लेस ही कर देंगे, जैसे किसी का जॉइंट ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यही करते हैं। फिर नॉन ऑपरेटिव मेथड, इसमें हम ऑपरेशन नहीं देंगे, हम इसमें ड्रग्स देंगे। ठीक है, इससे पेन कम होगा, तो पेन कम होने के कौन सी ड्रग देंगे, पैरासीटामोल। ठीक है, पेन किलर वाली। और सपोर्टिव, और इसमें और भी हम देते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे थे तो हम उसके लिए एनसेड्स भी दे सकते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन ये वाली भी देंगे एनसेड्स। फिर और क्या हम इसमें देंगे, और एनसेड्स में हम जो है एक दवाई और एनसेड्स में देंगे हम कैप्साइसिन। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और इसमें सपोर्टिव थेरेपी देंगे, जैसे कि उसका ओबीस है पेशेंट, तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे एक्सरसाइज करो, अपने डाइट पे ध्यान रखो। ठीक है, और हम जो है ऑर्थोसिस देंगे उस पेशेंट को। ऑर्थोसिस में जैसे कि ये हो गया, नी जॉइंट का पेशेंट है, उसके नॉ पे हो रहा है तो हम नी ऑर्थोस ब्रेसेस देंगे, अगर उसके हिप में हो रहा है तो हिप का ब्रेस देंगे। ठीक है, तो ये सारा ही जो है हमको ब्रेसेस उसके पूरे हुए हैं। तो मेन इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, वही नी इंजरी की वजह से होगा या फिर जिस पे अफेक्टेड जॉइंट में इंजरी है, और हम उसके पता लगाने के लिए जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होता है,
हम फ्लूड से पता चल जाएगा कि उससे कोई गोट या कोई और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम वो एनालिसिस करेंगे। और अगर हम वो कंफर्म हो जाएगा तो हम उस हिसाब से जो है उसको ट्रीटमेंट देंगे। और 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि वो उसको डिले करने की कोशिश करेंगे, वरना उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। सो यही सारा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है एक हेल्थी जॉइंट और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट का, ठीक है। सो यही सारे हमको इसके जो है पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।